नमस्कार प्यारे दोस्तों, साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जीएस विद सोनू सर। साथियों, कल हमने उत्सर्जन तंत्र के विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया था और उसमें हमने आपको बताया था कि उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। आज हम उत्सर्जन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग वृक्क के विषय में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम किडनी भी कहते हैं, या कई जगह पर आपको गुर्दा भी लिखा मिल जाता है। यहाँ पर हमारे एग्जाम में बहुत सीधे सरल तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मानव शरीर में रुधिर का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हम समझ करके आसानी से दे पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला ही पॉइंट हमने लिख रखा है वृक्कों का अध्ययन। तो याद रखिए, सर्वप्रथम हमें याद रखना है जो हम वृक्कों का अध्ययन करते हैं उसे नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी। देखिए, धीरे धीरे ही सही बहुत कुछ जीव विज्ञान से जुड़ी चीजें आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पढ़ाए हुए क्वेश्चन जरूर मिल रहे होंगे। तो आज एक और लॉजी में हम जोड़ लेते हैं नेफ्रोलॉजी, और नेफ्रोलॉजी के तहत मानव या वृक्कों का अध्ययन किया जाता है, यानी किडनी का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि वृक्क का आकार कैसा है, मनुष्य के वृक्कों का आकार कैसा है। तो याद रखिए, इसे हम सेम के बीज का आकार कहते हैं, या इसे हम बीन शेप के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, कभी कभी भार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वृक्कों का भार कितना होता है। याद रखिए, तो हमें याद रखना है कि जो वृक्क हैं इनकी संख्या 2 है। तो देखिए, 140 ग्राम से 150 ग्राम के करीब हमारे किडनी का भार होता है। चलिए आते हैं, बात करते हैं वृक्क की स्थिति को लेकर, यानी वृक्क कहाँ स्थित होता है। तो देखिए, जो हमारे पेट का स्तर है उसे हम, या जो अस्तर स्वरूप हम पढ़ते हैं, अस्तर स्वरूप जो पढ़ते हैं उसे रेट्रो पेरिटोनियल कहा जाता है। चलिए, ये चीज आपको याद रखना है। अब मैंने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया था, और उस कंकाल तंत्र में हमने आपको बताया था कि 1 से 7 तक की जो पसलियां थी इन्हें हम सप्त पसलियों के नाम से जानते थे। जो हमारी 7 यानी 8 से 10 तक की पसलियां थी इन्हें हम गौड़ कह सकते हैं, या इन्हें हम फॉल्स कह सकते हैं। ये ट्रू रिब्स थी और ये फॉल्स रिब्स थी। और इसके बाद अगर हम देखें 11 और 12, ये जो पसलियों की संख्या है, तो इन पसलियों को प्लावी यानी फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। तो सर, हमारा पॉइंट यहां से कंप्लीट हो चुका। कहने का तात्पर्य, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पसलियां किडनी को सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो जो हमारी प्लवी पसलियां हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं, जिनकी संख्या 11वीं व 12वीं है, वो हमारी किडनी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, आते हैं, बात करते हैं वृक्क की कार्यात्मक इकाई की। मानव मस्तिष्क में हमने मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई की बात की थी, और आपने उसका जवाब दिया था न्यूरॉन्स। इसी प्रकार से किडनी की कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट की बात करता है, या स्ट्रक्चर यूनिट की बात करता है, तो वो हो जाती है नेफ्रॉन। क्या हो जाती है? नेफ्रॉन। अब इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट होने वाला है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को पढ़ने से पहले हमें किडनी के भाग को पढ़ना होगा। नेफ्रॉन को पढ़ने से पहले हमें किडनी के भाग को पढ़ना होगा। यानी अगर हम देखें तो किडनी के 2 भाग होते हैं, एक को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और दूसरे को हम मेडुला बोलते हैं। तो देखिए, कॉर्टेक्स क्या होता है और मेडुला क्या होता है। तो जो हमारी किडनी का आंतरिक भाग होता है उसे हम मेडुला कहते हैं, और जो बाह्य भाग होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। अब कॉर्टेक्स में कार्य होता क्या है, तो देखिए, गुर्दे की धमनी व सिरा के लिए स्थान प्रदान किया जाता है। कहां पर? कॉर्टेक्स में। अब दूसरी चीज हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एरिथ्रोप्रोटीन। तो देखिए, एरिथ्रोप्रोटीन है क्या, तो नेफ्रॉनों को आरबीसी के संश्लेषण के लिए प्रभावी करता है।
पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, नेफ्रॉनों को आरबीसी के संश्लेषण के लिए प्रभावी करता है। कौन प्रभावी करता है? एरिथ्रोप्रोटीन। एरिथ्रोप्रोटीन कहां पाई जाती है? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स कौन से अंग का भाग है? तो आप कह सकते हैं ये किडनी का भाग है। हालांकि अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड्स में भी इन दोनों शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए सर, बात करते हैं दूसरे नंबर पर, बोमन संपुट इसी का भाग है। अब देख लीजिए, ये बोमन संपुट शब्द जुड़ गया, यानी ये बोमन संपुट होता क्या है? आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, किडनी के कौन से भाग में मानव शरीर में, किडनी के कौन से भाग में मनुष्य का रक्त शुद्ध होता है? तो जवाब हो जाता है बोमेन संपुट। याद रखिएगा, तो बोमेन संपुट किसका भाग है? बोमेन संपुट कॉर्टेक्स का भाग है। अब देखिए बोमेन संपुट होता क्या है? तो बोमेन संपुट नेफ्रॉन में छोटी छोटी जो इस तरीके की प्याली नुमा जो संरचना होती है उसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। और देखिए इसका जो निकला हुआ सिरा होता है इसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब आपको यह भी मालूम होगा कि मनुष्य का वृक्क नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन करता है, तो इसी जो ग्लोमेरुलस है इसी में हमारे रुधिर से खनिज, लवण, प्लाज्मा, ग्लूकोज इत्यादि चीजों को अवशोषित किया जाता है। और जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है, वो हमारे ग्लोमेरुलस से भी संबंधित होता है। तो ये चीज हमारी इतनी कंप्लीट होती है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक भाग देख लेते हैं, मेडुला। तो देखिए मेडुला क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को छानने का जो कार्य होता है वो मेडुला में होता है, तथा तरल पदार्थों के निष्कासन का कार्य भी मेडुला के द्वारा ही संपादित होता है। तो इतनी चीजें ये हमारी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे किडनी पेल्विक की। देखिए किडनी पेल्विक क्या होती है? तो आपको ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसे हम किडनी पेल्विक कहते हैं। इसमें बहुत सारी मूत्र वाहिकाएं बाहर निकलती हैं या जुड़ती हैं। इनके संग्रह को हम यूरेटर भी बोल देते हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और ये यूरेटर जा करके हमारे यूरिन ब्लैडर में खुलती हैं, मूत्राशय में खुलती हैं। तो एक पॉइंट हमारा यहां से कवर होता है। अब देखो नया वर्ड आया, कीवर्ड पर ही जब हम बात करेंगे, ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस का कार्य क्या होता है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का उत्पादन करता है। जो किसको फिल्टर करता है? जो प्लाज्मा को फिल्टर करने का कार्य करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ उत्पादित होता है? ग्लोमेरुलस में उत्पादित होता है। जो किसको फिल्टर करता है? वो प्लाज्मा को फिल्टर करता है। चलिए बात करते हैं हेनली लूप की। देखिए हेनली लूप होता क्या है? तो चौड़ी नलिका जो वृक्क पेल्विस में प्रवेश करती है, जो चौड़ी नलिकाएं होती हैं और वो वृक्क पेल्विस में, किडनी पेल्विक में प्रवेश करती हैं, उसे हम हेनली लूप बोलते हैं। या कभी कभी बोल दिया जाता है कि ऐसी नलिकाएं जो एक विस्तृत पास बनाती हैं उसे हम हेनली लूप बोलते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें, हाइलम। तो देखिए किडनी का आपको ये भाग जो दिखाई दे रहा है, किडनी का आपको जो भाग ये दिखाई दे रहा है धंसा हुआ भाग, तो किडनी का धंसा हुआ भाग हाइलम कहलाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावलियां मैं आपको बता रहा हूं, जिसे अगर आपने कायदे से सुन लिया या पढ़ लिया या नोट कर लिया तो आपका ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अंग बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है। अब देखिए अविवाही धमनी, जिसे हम एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, आर्टेरियोल बोलते हैं, इसे अविवाही धमनी भी कहा जाता है। इसका मुख्यतः कार्य अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो वृक्कों में, ध्यान रखिए, वृक्कों में रक्त पहुंचाने का काम अविवाही धमनी के द्वारा ही होता है। तो आज हमने हमारे वृक्क से संबंधित जो भी संरचना से जुड़ी हुई कीवर्ड थे या जो भी शब्दावलियां थी उनका हमने अध्ययन कर लिया है। कल के आखिरी पार्ट में हम उसके जितने भी उत्सर्जन पदार्थ हैं या किडनी से संबंधित जो भी विकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।